हाय। 30,000 के अराउंड अभी के टाइम पे कई सारे स्मार्टफोन्स हैं, बट फॉर कैमरा प्रायोरिटी आई वॉट सैमसंग S24 FE। और आज मैं आपको डिटेल में इसके कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ, एंड स्पेशली कि अगर आप 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम 1x के मेन फोटोज की बात करते हैं। तो ये शाम के टाइम का फोटो है और यहाँ पे आप देखोगे कि सन का एक्सपोजर काफी अच्छे से मेंटेन है। तो डायनेमिक रेंज फोन की 30 से 35,000 के हिसाब से काफी सही निकल के आती है। इस फोटो में थोड़ा सा मेरे को फील हुआ कि ग्रीन्स को थोड़ा ज्यादा सेचुरेट कर दिया है एज कम्पेयर टू बाकी अदर कलर्स, बट फिर भी ये बाकी जो वीवो ओप्पो आते हैं उनसे कम सेचुरेशन है। इस फोटो में अगर आप फेस पे देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई स्किन टोन तो एकदम तहस नहस कर दिया, बट ऐसा नहीं है। हम सभी फ्रेंड्स के फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, जिसके कारण कुछ इस तरीके की स्किन टोन देखने के लिए मिली है। अगले फोटो में ग्रीन है, येलो है और ब्लू है, और तीनों ही कलर का जो सेचुरेशन है, कॉन्ट्रास्ट है, वो काफी सही निकल के आया है। और उससे अच्छी बात यह है कि पूरे फोटो का जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो भी काफी अच्छी है, और कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस भी है। इस फोटो में डायरेक्ट सनलाइट थी, काफी हार्श सनलाइट थी, और मेरे को टेस्ट करना था इसका डायनेमिक रेंज, तो काफी सही निकल के आई। बस थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट में आप देखोगे कि शेडोज को थोड़ा क्रश कर दिया है। बाकी फोन का जो क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस है वो भी काफी सही है, आप सब्जेक्ट के काफी क्लोज जाके फोटोज क्लिक कर सकते हो। और स्किन टोन्स की बात करें तो हम इंडियंस की जैसी आनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइट कंडीशन, स्किन टोन काफी हद तक ये एक्यूरेट क्लिक करता है। बिल्कुल भी कोई भी स्किन टोन में आपको बदलाव नहीं दिखेगा, ना ही व्हाइट टोन ना ही कुछ। और कभी कभी किसी किसी फोटो में मुझे नोटिस हुआ कि ये रेड को थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर देता है, जैसे कि इस फोटो में आप नोटिस करोगे। बाकी किसी फोटो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी, कोई भी फोटो ऐसे ओवर ब्राइट नहीं आएगा, जैसा नॉर्मल है वैसा ही अगर फोटो है तो वैसा ही आपको दिखेगा। कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस काफी अच्छी है, और स्पेशली इस वाले फोटो में आप देखोगे कि डायनेमिक रेंज कितनी बेहतरीन क्लिक की है, और पूरा फोटो एकदम काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट फोटो, ये लास्ट फोटो, इसमें आप देखो कि जो फेस का जो स्किन टोन है वो काफी सही आया है, और कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस काफी अच्छी है, और फोटोज काफी हद तक नेचुरल साइड पे ही रखे हैं। तो ओवरऑल 1x लेंस काफी सही है, इसकी क्वालिटी मेरे को काफी सही लगी। इस फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और ये सभी फोटोज मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से ही कैप्चर किए हैं। सबसे इंप्रेसिव बात मेरे को ये लगी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छा है, ये प्रॉपर एकदम 13-14 mm पे फोटोज क्लिक करता है। और उसके अलावा आप नोटिस करोगे कि कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस काफी अच्छी है, डायनेमिक रेंज काफी अच्छे से हैंडल करता है। चाहे आप लाइट के साथ लो या फिर लाइट के अगेंस्ट लो, आपको काफी अच्छी डायनेमिक रेंज फील होगी। कलर्स एज कम्पेयर टू मेन लेंस हल्के से म्यूटेड है, बहुत हल्के म्यूटेड है, और ये मैं तब बोल पा रहा हूँ जब मैंने 500-600 फोटोज क्लिक किए हैं। बाकी आप नॉर्मली अगर आप फोटोज देखोगे तो काफी देखने में वो अच्छे लगेंगे आपको। जो कलर्स हैं वो काफी सही है, डायनेमिक रेंज काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है, और फोटोज को काफी हद तक ये नेचुरल साइड पे रख रहा है। ये मैंने काफी शाम के टाइम पे फोटो क्लिक किया था, तो आप ओवरऑल नोटिस करोगे कि फोटो में जो व्हाइट बैलेंस है वो काफी सही निकल के आया है। बाकी ये मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेन लेंस भी है, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है, तो आप नोटिस करोगे जैसे कलर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑटो फोकस नहीं है, जो कि थोड़ा सा मेरे को मिसिंग पार्ट लगा, नहीं तो उसके अलावा 30 से 35 हजार के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला फोन है। नहीं तो 8 मेगापिक्सल वाला ओप्पो वीवो दे देते हैं, जो कि काइंड ऑफ यूजलेस है। नेक्स्ट फोटो आप मैं आपको दिखाता हूँ जो कि एकदम लाइट के अगेंस्ट है, और इसमें आप नोटिस करोगे कि डायनेमिक रेंज कितने अच्छे से हैंडल हुई है। तो बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है, एंड आई थिंक ये इस फोन का सबसे वीक लेंस है। सेंसर साइज भी काफी छोटा है, एपर्चर भी f2.4 का है, तो लो लाइट में उतने अच्छे फोटोज आप एक्सपेक्ट ना करिए। अगर दिन की हम बात करते हैं तो क्वालिटी काफी सही निकल के आती है, आप 10x 20x तक आसानी से जूम कर सकते हैं, और टेक्स्ट वगैरह काफी इजीली पढ़ सकते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपके 30x पे क्वालिटी काफी सही निकल के आएगी। 30x पे फोटोज अनयूजेबल आते हैं, एंड आई वुड लाइक टू से कि आप ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। बाकी 3x पे भी आप नोटिस करोगे तो ऐसे कलर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, काफी हद तक क्लोज टू 1x लेंस के ही कलर्स आते हैं। और ओवरऑल जो फोटो है उसकी क्वालिटी भी काफी सही रहती है, एक्सपोजर वगैरह भी 3x में काफी सही है। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि जो डिटेल्स है वो 3x रेजोल्यूशन पे ओके है, 10x पे काम चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये जो आप फोटोज देख रहे हो, ये नेक्स्ट फोटो मैंने ये थोड़ा कम लाइट थी उस टाइम पे लिया था, शाम के टाइम का फोटो है। तो ये 0.6x, देन ये 1x, देन ये 3x। अब ये नेक्स्ट आप क्लिप देखोगे तो 3x पे भी 10x पे भी डिटेल सही है, तो मतलब दिन में ये टेलीफोटो लेंस काफी अच्छा काम कर जाएगा। प्राइस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है। 30,000 में कई फोन्स आपको 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस देते हैं, लाइक वीवो T4 अल्ट्रा, तो उनकी क्वालिटी इससे डेफिनेटली 3x लेंस में बेटर है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट के लिए आप 1x 2x एंड 3x पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो। मैंने मोस्टली 1x और 3x वाले सैंपल लिए हैं जो कि ऑप्टिकल लेंस पे हैं। तो 1x वाले के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी सही है, स्किन टोन्स वन ऑफ द बेस्ट है प्राइस के हिसाब से। और 1x 3x दोनों के लिए बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे ब्यूटिफिकेशन एड ऑन नहीं की गई है, इन सभी फोटोज़ में आप नोटिस कर सकते हो। मतलब अगर आप बाई डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑफ आती है, अगर आप ऑन कर दोगे तो थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन ऑन हो जाएगी,
बट आपको ऐसे बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे ब्यूटिफिकेशन ऑन नहीं मिलेगी। फोटोज़ में जो एक्सपोजर है वो काफ़ी सही है। एंड सबसे अच्छी बात मेरे को डेप्थ मैपिंग काफ़ी अच्छी लगी। डेप्थ मैपिंग बहुत ही अच्छे से करता है और जो बोके है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगता है। ऐसा ही लगता है जैसा कि आपको डीएसएलआर से फील होगा। इसके अलावा 3x का जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी सही है। 1x का कभी कभी थोड़ा मिस हो जाता है, कभी कभी हेयर्स वगैरह में थोड़ा मिस हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप दूर से भी अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हो तो वो काफ़ी सही निकल के आएंगे। डिटेल्स 1x वाले में काफ़ी सफिशियंट है। 3x में डे टाइम में काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको डिटेल्स। अगर आप लो लाइट की तरफ जाते हो तो थोड़ी सी डिटेल्स आपको मिसिंग फील होगी। एंड मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अंधेरे में या फिर शाम के बाद आप 3x टेलीफोटो का यूज़ करो। बाकी अगर प्राइस के हिसाब से देखूँ तो फोटोज़ वन ऑफ द बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो पोर्ट्रेट फोटोज़ हैं वो वीवो T4 अल्ट्रा या फिर रियलमी GT70 वगैरह वो ज़्यादा बेहतर क्लिक करते हैं। और अगर हम एक्सपोजर की बात करते हैं, डायनेमिक रेंज की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो सही आती है। कभी कभी 3x लेंस में थोड़ी सी वो मिस हो जाती है, नहीं तो ओवरऑल फोटोज देखने में काफ़ी सही है। लुक एंड फील काफ़ी अच्छा है फोटोज़ का। डिटेल्स कम है लेकिन इतनी जरूर है कि आप सोशल मीडिया पे बेझिझक इनको अपलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फोटोज़ वहाँ पे देखने के लिए लगेंगे। फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और आईफोन और सैमसंग के केस में आप भाई मेगापिक्सल पे बिल्कुल मत जाना, डिटेल्स काफ़ी अच्छे निकल के आती हैं। स्किन टोन्स एकदम ऑन पॉइंट है। हाँ, किसी किसी फोटो में डायनेमिक रेंज थोड़ा सा खेल जाता है, बाकी फोटोज में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो मैं बोलना चाहूँगा कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं है। अभी के टाइम पे 20-21 mm सेल्फी कैमरा आने लग गए हैं कुछ चाइनीज फोन्स में, उनका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन उसके अलावा जो आप वाइट बैलेंस नोटिस करो या फिर आप पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन नोटिस करो, सभी चीज़ें आपको ऑन पॉइंट मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी फोटोज मैंने सेल्फी में क्लिक किए, फिर चाहे वो नॉर्मल हो या पोर्ट्रेट हो, काफ़ी हद तक वो नेचुरल साइड रहते हैं और आपको फोटोज डेफिनेटली सेल्फी के पसंद आएंगे ही आएंगे। अभी लास्टली मैं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, मेन और टेलीफोटो के आपको फोटोज दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने एक ही जगह से एक ही टाइम पे क्लिक किए हैं। तो तीनों में आप नोटिस करोगे कि डायनेमिक रेंज, कलर कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, सारी चीज़ें तीनों ही लेंसेज में काफ़ी सही निकल के आती हैं। 3x में एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कभी कभी कलर्स थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड है एज कम्पेयर टू मेन लेंस। अभी तक आपने जितने भी फोटोज देखे, फिर चाहे वो नॉर्मल फोटोज हों या फिर पोर्ट्रेट फोटोज हों, वो सभी जो सेल्फी कैमरे से लिए या फिर पीछे के तीनों लेंस से लिए, उनकी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक है। लेकिन 30 से 35 हजार के प्राइस के हिसाब से उनमें ऐसा कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग या फिर ऐसा कोई वाव फीचर नहीं है जो कि इसको इसके कंपटीशन से अलग बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल वीवो T4 अल्ट्रा, मोटो A60 प्रो, ये भी काइंड ऑफ सिमिलर या फिर इससे बेहतर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वो पार्ट यहाँ पे सैमसंग साइन करेगा वो है इसकी वीडियोग्राफी। अभी करंट वीडियो ये 4K 30 FPS पे शूट हो रही है रेगुलर। और इसी सेम सैंपल में मैं आपको बाकी सारी चीजें समझाता हूँ, लेंस स्विचिंग वगैरह, एक्सपोजर वगैरह, वो सारी चीजें इसी सैंपल में आपको बताता हूँ। जैसे उसी सेम लोकेशन का सैंपल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी कुछ 9-10 बजे का टाइम है। तो पूरे वीडियो में आप ओवरऑल देखोगे तो कोई भी पार्ट आपको ऐसे ओवर एक्सपोज्ड नज़र नहीं आएगा। स्काई का कलर हो गया या फिर फेस पे डिटेल्स हो गई, और सबसे अच्छी बात कि जो स्किन टोन्स हैं हम इंडियंस की, वो काफ़ी एक्यूरेटली आ रही हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि वो एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसा कि एक DSLR लेंस से आएंगी, बट क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन्स है। अभी ये जो है ये शेड में खड़ा है और अभी हम चलते चलते थोड़ा धूप की साइड आएंगे और फेस पे देखेंगे कि कोई एक्सपोजर में चेंज नहीं आएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेहरे पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और सनलाइट अभी 10 बजे का टाइम है, तो थोड़ी हार्श भी है, बट फिर भी कोई पार्ट ओवर एक्सपोज नहीं है। और फोकसिंग की बात करूँ तो जैसे नॉर्मल वीडियो है और जैसे ही इसमें मैं ह्यूमन सब्जेक्ट को लाता हूँ तो इंस्टेंटली फोकस होता है। और सबसे अच्छी बात कि कोई भी ऐसे वाइट बैलेंस में या फिर कलर टोन्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, जैसे ही कोई इंसान फ्रेम में आ जाता है उसके बावजूद भी। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं काफ़ी क्लोज जाऊँगा तो नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी हमें नोटिस होगा, क्योंकि इसका सेंसर साइज भी काफ़ी डिसेंट है। 1x1.57 इंच का सेंसर है और पूरी वीडियो में कहीं पे भी स्काई वगैरह ओवर एक्सपोज नहीं है। अभी सेम लोकेशन पे मैं सन को एकदम अगेंस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी भी आप देख सकते हो कि वीडियो बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हुई है और ऑल दो डिटेल्स भी काफ़ी सही हैं। और ये हैंड हेल्ड वीडियो है तो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी सही है। कभी कभी अगेंस्ट द सन में क्या होता है कि फेस पे थोड़ा सा डार्कनेस आ जाती है, फेस थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो जाता है। अब यहीं से मैं आपको लेंस स्विच दिखाता हूँ। अभी ये मेन लेंस है
और ये 0.6x अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही लेंसेज में ऐसे कोई मेजर डिफरेंस फील नहीं हुआ कि वीडियो बहुत ही डिम हो गई हो या डार्क हो गई हो। क्वालिटी ऑल दो अल्ट्रा वाइड की उतनी तंगड़ी नहीं है जितनी कि मेन लेंस की है, बट फॉर द प्राइस ये वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ आता है। नहीं तो आजकल सब 8 मेगापिक्सल का देने लग गए हैं, उससे तो क्या ही क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करोगे। लेंस स्विच करने के लिए टॉगल है, नहीं तो स्लाइडर के थ्रू भी चेंज हो जाता है। जैसे ये मैं अल्ट्रा वाइड और 1x में जब चेंज कर रहा हूँ तो देखोगे कि हल्का सा जर्क है, लेकिन ये बहुत ही अननोटिसेबल है, ऐसा कुछ खास नोटिस नहीं होता। और अब मैं यहीं से 3x कर देता हूँ तो ये है 3x। थ्री एक्स में भी कलर्स काइंड ऑफ सेम है, बस हल्का सा फील हो रहा है कि कहीं कहीं कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया है और एक्सपोजर बैलेंस उतना बेहतर नहीं है जितना कि रेगुलर वीडियो में होता है। ऑल दो स्टेबलाइजेशन भी 3x में ऐसे कोई बुरी नहीं है, सही है, ज़्यादा हिल नहीं रही वीडियो। एक बार आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग्स है उन पर एक बार नज़र डाल दीजिए। HDR10+ वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो फुल HD अल्ट्रा HD 30 FPS पे, और HDR10+ वीडियोस रिकॉर्ड करते समय आप लेंसेज में स्विच कर सकते हो एंड इवन आप फ्रंट कैमरे में भी आ सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब HDR वीडियोस में आप शिफ्ट कर सकते हो तो फिर रेगुलर वीडियोस में भी आप लेंस वगैरह स्विच कर सकते हो। इसके अलावा अगर HDR वीडियोस को मैं हटा दूं तो आप बैक कैमरे से 8K 30 FPS तक की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आप अल्ट्रा HD मतलब 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि 4K 60 FPS पे भी आप HDR वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सारी एक एक सेटिंग में आपको बारीकी से बता दूंगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे भी आप अल्ट्रा HD 60 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और HDR10+ को अल्ट्रा HD 60 FPS पे भी इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक सुपर स्टेडी मोड है, इसमें भी आप HDR वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, और मेन लेंस के ऊपर आप क्वाड HD 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। क्वाड HD मतलब 1440p। और अगर आप इसको क्वाड HD 30 FPS करते हो तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से भी रिकॉर्ड कर सकते हो 0.6x। और वाइल रिकॉर्डिंग यू कैन स्विच बिटवीन लेंसेज टू, आप 1x और 0.6x पे रिकॉर्ड में स्विच कर सकते हो। सुपर स्टेडी मोड है, HDR वीडियोस भी इनेबल है, तब भी आप ये कर सकते हो। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप फुल HD 30 या फिर अल्ट्रा HD 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन आप 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और फुल HD 240 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक हाई बिटरेट वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आई वुड लाइक टू से कि आप अगर इनेबल करते हो तो वीडियो का साइज बढ़ जाएगा। 4K 60 FPS वीडियो 80 Mbps तक की रिकॉर्ड होगी, बट वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन है जिसको आपको ऑन रखना है, और ऑटो FPS को आप ऑफ रख सकते हो। ये जो सैंपल है ये 4K 60 FPS का सैंपल है, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस का ऑप्शन हट जाता है। 4K 60 FPS आप केवल मेन लेंस से ही शूट कर सकते हो, और अप टू 10x डिजिटल जूम किया जा सकता है, और सारा जूम डिजिटली है। 4K 60 FPS में स्मूथनेस काफ़ी हो जाती है, और हल्का सा मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा फुटेज क्रॉप इन हो गया है। और अगर थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो अभी मैं आपको ये वॉकिंग डिस्टेंस पे हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा वॉक करते हैं। तो स्टेबलाइजेशन भी वीडियो के अंदर काफ़ी सही है। और सैमसंग की वीडियोस में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि ऐसे कोई बहुत ड्रास्टिकली एक्सपोजर चेंज नहीं होता है। और वीडियो के अंदर मुझे भाई बेस्ट पार्ट वही लगता है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर उसमें इंसान आ जाए, तो ऐसे कोई बहुत चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल दो मुझे कभी कभी लग रहा है कि ये शेडो वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रश कर देता है, जिससे कि डार्क पार्ट में थोड़ी सी डिटेल्स मिसिंग हो जाती हैं। नहीं तो उसके अलावा नॉर्मली आप अगर डिटेल्स की बात करोगे तो वो काफ़ी सही निकल के आती हैं। ये 4K 30 FPS का सैंपल है, और ये HDR10+ वीडियो है, तो कलर्स थोड़े से बूस्टेड हैं, एंड आई थिंक कि आप अगर नोटिस कर पाओगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और HDR10+ वीडियो में भी हम लेंस को स्विच कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे ये 3x है, और ये डिजिटल 1x।
10+ वीडियो का फ़ायदा बस वही है कि पूरा पार्ट, अभी जैसे आप नोटिस करोगे स्काई कितना वेल एक्सपोज्ड है, सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से एक्सपोज हो जाती हैं। कोई भी डार्क पार्ट है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट है तो उनको कंट्रोल में आ जाता है। इस प्राइस पे बहुत ही कम फ़ोन होंगे, या फिर कह लूँ मैं कि ये शायद इकलौता फ़ोन है जो कि HDR 10+ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है सभी लेंसेज से। मे भी 1-2 फ़ोन हो सकते हैं जो कि मेन लेंस से HDR 10+ वीडियो रिकॉर्ड कर लें, बट 4K सेटिंग में नहीं कर पाएंगे और फिर वो 60 FPS पे नहीं कर पाएंगे, तो लिमिटेशंस हैं उधर। स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छी मेरे को देखने के लिए लगी और फोकसिंग का ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फोकस भी काफ़ी स्मूथली शिफ्ट होता है। ये 8K 30 FPS का सैंपल है। ऑल दो इतने हाई रिजोल्यूशन में आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, एंड मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई आप रिकॉर्ड करे, बहुत ही हैवी फाइल साइज बन जाती है। और ओबियसली ये केवल मेन लेंस से ही रिकॉर्ड हो सकती है, और जूम भी केवल 5x तक आप डिजिटली कर सकते हो। अब ये है कि कभी अगर आपको रिकॉर्ड करने का मन हुआ तो आप कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि कोई फ्रेम स्किप नहीं हो रहा, और कोई भी ऐसे नहीं है कि 4K से इसमें चेंजेस आ गए हों क्वालिटी वाइज या फिर एक्सपोजर वाइज या फिर डायनेमिक रेंज वाइज। और अच्छी बात यह है कि पहले 24 FPS पे होती थी, अब 30 FPS पे होती है, तो यूजुअल वीडियोज़ हैं, और उसके साथ स्टेबलाइजेशन भी साथ में आपको मिलती है, तो इसके लिए काफ़ी परफॉर्मेंस की नीड होती है। 8K रिजोल्यूशन बहुत हैवी है, ऊपर से 30 FPS, और उसको फिर स्टेबलाइज़ करना, तो यहाँ पे जो Exynos 2400E जो चिपसेट है वो ऐसे परफॉर्मेंस में, नंबर्स में ऐसे बहुत उभर के नहीं आता, बट इन सभी चीज़ों में वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और ये जब सनलाइट एकदम फेस पे पड़ रही है तब भी ऐसे कोई एक्सपोज्ड पार्ट नहीं है, मतलब ओवर एक्सपोजर नहीं हो रहा कहीं पे, ऐसे एकदम वाइट हो जाता है बहुत सारे फ़ोन्स में, वो काफ़ी सही है। ये 4K 30 FPS पे पोर्ट्रेट वीडियो है बैक कैमरे से। रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD 30 FPS पे भी रिकॉर्ड हो सकती है और 4K पे भी रिकॉर्ड हो सकती है। अच्छी बात सैमसंग की है कि यहाँ पे डेप्थ मैपिंग होती है। अब डेप्थ मैपिंग से मेरा क्या मतलब है, जैसे ये फुल फ्रेम में वीडियो ले रहा हूँ, तो जैसे अब पैरों के आगे का बिल्कुल भी पार्ट ब्लर नहीं होगा, पैरों के पीछे का ही पार्ट ब्लर होगा। नहीं तो जो मैंने बाकी ओप्पो वीवो में देखा है, तो जैसे रियलमी वगैरह वो सभी फ़ोन्स में कि केवल इंसान को वो फोकस में रखते हैं, बाद बाकी चीज़ें ब्लर में कर देते हैं, फिर वो चाहे पार्ट इंसान से आगे का ही क्यों ना हो। यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी सही है, जैसे डायनेमिक रेंज वगैरह आप नोटिस करोगे तो फेस पे डिटेल सही है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से एक्सपोज्ड है, और फेस भी काफ़ी अच्छे से एक्सपोज्ड है। ऑल दो एज डिटेक्शन एकदम वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, रियलमी वीवो का मैंने इससे ज़्यादा शार्प देखा है। और जैसे अभी ये धूप में जा रहा है, तो धूप में जाने पे भी बिल्कुल भी ऐसा बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ओवर एक्सपोज हो जा रहा हो। और अच्छी बात यह है कि इस रिजोल्यूशन पे भी स्टेबलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन में कोई भी कमी नहीं है, जैसी वीडियो स्टेबलाइज होनी चाहिए वैसी है। तो सैमसंग का यही मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं होता कि जब भी आप एक फ़ीचर से दूसरे फीचर में स्विच करेंगे तो स्टेबलाइजेशन बंद हो गई, कभी कुछ और बंद हो गया, वो चीज़ें नहीं है। बस जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि जैसे ऑल्दो आप जूम तो कर सकते हो, वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम भी अभी आप जूम कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि पहले 3x टेलीफोटो पे भी हम डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, अभी आप जूम करके 3x जा सकते हो, लेकिन वो डिजिटल 3x है, वो 3x लेंस यूज़ नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आप यहाँ पे कुछ ब्लर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ब्लर की स्ट्रेंथ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा 1-2 फिल्टर्स हैं, जैसे ये बिग सर्किल करके ये फ़िल्टर है, आई डोंट नो वाई ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा। और इसके अलावा ये कलर पॉइंट है, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट के कलर्स रहेंगे, बाद बाकी जितनी बैकग्राउंड की चीज़ें होंगी या फोरग्राउंड की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हमारी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। इसके बाद एक ग्लिच करके फ़िल्टर है, तो ये फ़न टू यूज़ फ़िल्टर से नहीं आप यूज़ कर सकते हो। बट वॉट जो सबसे ज़्यादा मेरे को इम्प्रेस किया वो ये कि जो रेगुलर वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, और मैं इसको काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ये भी अगेन पोर्ट्रेट वीडियो का ही सैम्पल है 4K 30 FPS पे, और यहाँ पे जो मैं फोकस देखना चाह रहा हूँ, फोकस चेंज होता है कि नहीं। और ऐसे एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे अभी 2 लोग हैं फ्रेम में, तो दोनों लोगों पे फोकस है, ऐसे नहीं ब्लर हो जा रहा हो। और डेप्थ मैपिंग काफ़ी सही है, जैसे जो फोरग्राउंड का पार्ट है वो ब्लर नहीं है, जैसे कार का ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, और जो पीछे का पार्ट है वही केवल ब्लर है। और अगर 3 लोग आ जा रहे हैं अगर फ्रेम में, तो तीनों लोग फोकस में रह रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, फोकसिंग काफ़ी सही है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक लोग से ज़्यादा फ्रेम में रखो, मोस्टली आप तभी पोर्ट्रेट वीडियो यूज़ करना जब एक ही लोग फ्रेम में हो। बाकी डेप्थ मैपिंग वगैरह अभी भी एज इट एज वैसे ही काम कर रही है, मतलब काफ़ी यूजेबल वीडियो आप निकाल सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू से कि जो आप रील्स वगैरह के लिए अगर आपको कंटेंट क्रिएशन इसी से करना है तो वो काफ़ी इजीली पॉसिबल है, आप अच्छे क्वालिटी की वीडियोस निकाल सकते हो। और इंस्टाग्राम पे लेंस स्विच वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है, वो एड ऑन है।
एज डिटेक्शन एकदम बेस्ट नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से कि आईफोन से बेटर है, स्पेशली उन आईफोन से जो बेस आईफोन्स आते हैं 14, 15, 16 उनसे बेटर है। ये है 4K 30 FPS का सैंपल सेल्फी कैमरे से, और अभी सुबह के 9-10 करीब बज रहे हैं और सूरज निकलने पे ही है। तो इसमें आप ये देखिए सबसे पहले कि कलर्स जो मैं देख पा रहा हूँ वो काफ़ी सही आ रहा है, और जो स्किन टोन्स है जैसे मेरी स्किन जैसी दिखनी चाहिए उसकी काफ़ी क्लोज है। और अभी जैसे मैं थोड़ा शेड में हूँ, अब मैं थोड़ा एकदम डायरेक्ट सनलाइट में जाने की कोशिश करता हूँ, तो उस टाइम पे देखना है कि फेस मेरा ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। एंड मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो काफ़ी सही है। डायनेमिक रेंज आप देखोगे कि मेरे फेस पे भी जो एक्सपोजर है वो सही है, बैकग्राउंड में जो स्काई है वो भी काफ़ी इवनली एक्सपोज्ड है, और बाकी कभी कभी फेस थोड़ा डार्क हो जाता है। और अभी ये है अगेंस्ट सिचुएशन, मतलब जो सनलाइट है वो मेरे एकदम बैक से आ रही है, तब भी थोड़े से क्लाउड्स विजिबल हैं। और इसके अलावा स्टेबलाइजेशन ठीक है, जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और फ़ोन को हाथ से पकड़ा हुआ, ये है कि सन मेरे एकदम अगेंस्ट है, एकदम अगेंस्ट है, तब मेरा स्किन थोड़ा डार्क हो जा रहा है। अच्छी चीज़ वीडियो में ये है कि जैसे ही मैं अभी जैसे फ्रेम में मैं दिख रहा हूँ इसको, और जैसे ही अगर मैं फ्रेम से बाहर भी हो जाता हूँ तब भी एक्सपोजर में ऐसे कोई बहुत एकदम से जर्क नहीं आएगा, और धीरे धीरे जैसे ही मैं आऊँगा तो बाकी एकदम कोई ऐसे जर्क नहीं आता कि अचानक से एकदम पूरी दुनिया उजियाली हो जाए। बाकी चीज़ें भी एकदम नॉर्मल रहती है। कमी निकालने वाला पार्ट अगर मैं इंक्लूड करूँ तो कमी बस ये है कि पहले मतलब ये 2024 में फ़ोन आया था, तो उस टाइम पे सैमसंग तो शायद अब भी नहीं देता कि जो फ्रंट कैमरे हैं वो उतने ज़्यादा अल्ट्रावाइड नहीं है। अल्ट्रावाइड इन द सेंस कि अभी 20 mm 21 mm फोकल लेंथ वाले आने लग गए हैं, तो वहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं मिलता। और वीडियो स्टेबलाइज्ड है तो थोड़ा सा क्रॉप इन है। अभी अगर मैं फुल हाथ स्ट्रेच करूँगा तब इतना फील्ड ऑफ व्यू आएगा, नहीं तो अगर नॉर्मली देखूँगा तो कुछ इतना आएगा कि आपका फेस ही आ पाएगा। अगेन मैं एक और बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि जब मैं ऐसे नॉर्मल अभी वॉक कर रहा हूँ, एक्सपोजर मेरे फेस पे आप देखना, और ये रहा डायरेक्ट सनलाइट, ये देखिए ये एकदम डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे आई है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि बिल्कुल भी वीडियो कहीं पे भी ओवर एक्सपोज्ड नहीं हो रही है, मतलब फेस का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि एकदम सफ़ेद हो जा रहा है, वो दिखने में नहीं आ रहा है। और स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ठीक है। और अगर मैं फ्रेम में अभी मैं हूँ और अगर मैं निकल भी जाता हूँ, अभी आप एक्सपोजर देखिए, और मैं वापस आता हूँ तो अभी आप एक्सपोजर देखिए। ऑल दो एकदम हार्श सनलाइट है जैसे अभी के टाइम पे, तो ये वाला पार्ट स्काई का ओवर एक्सपोज तो हो रहा है, कहीं कहीं थोड़ी सी ब्लू की शेड दिख रही है, नहीं तो मोस्टली ओवर एक्सपोज्ड है। बट जो एक्सपोजर का चेंज है वो एकदम झटके से नहीं होता, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इसी प्राइस में अगर आप अलग जो वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस वगैरह के फ़ोन्स जो आते हैं वहाँ पे एक्सपोजर अचानक झटके से बदलता है और वीडियो क्वालिटी देखने में फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो सेल्फी वीडियो काफ़ी सही है। ये जो कैमरा सैंपल है ये 4K 30 FPS HDR 10+ वीडियो है। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ पे डायनेमिक रेंज काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। अब एक चीज़ की मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो मैं वीडियो एडिट करूँगा वो नॉर्मल HDR कंडीशन में होगी, तो वहाँ पे फिर ये HDR वीडियो किस तरीके से कंप्रेस हो जाएगी उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट डिस्प्ले में देखने में मुझे क्लियरली लग रहा है कि वीडियो काफ़ी ब्राइट है, जैसे जो बियर्ड वगैरह है सारी चीज़ें एकदम ब्राइट हैं, स्काई एकदम प्रॉपर टोन में है, अभी आप नोटिस कर पाओगे, और सारी चीज़ें एकदम बैलेंस हो गई हैं। तो डेफिनेटली ये जो HDR 10+ वाला जो सैम्पल है वो रेगुलर वीडियो से मच बेटर है। जैसे इस फ्रेम में आप देखिए सनलाइट मेरे इधर से आ रही है अराउंड 45 डिग्री एंगल से, स्काई कितना अच्छे से एक्सपोज है और फेस भी डिसेंटली एक्सपोज्ड है। वीडियोज़ में जो मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग है, बस फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम कैप्चर होता है, उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम टॉप नॉच है। ये जो वीडियो सैंपल है ये 4K 60 FPS का सैंपल है, और जैसे ही मैंने स्विच किया इंस्टेंटली नोटिस हो गया कि स्मूथनेस वीडियो में बढ़ गई है, काफ़ी स्मूथ वीडियो फील हो रही है, और हल्का सा वीडियो क्रॉप हो गई है पहले के कंपैरिजन में। 4K 30 FPS के कंपैरिजन में हल्की सी वीडियो क्रॉप इन हो गई है। बाद बाकी डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें अब भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे ये फेस पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट है अभी मेरे, तब भी एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो ओवर एक्सपोज हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इस फ़ोन को ख़रीदने का मेन एम यही था कि वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी मेरे को देखने के लिए मिले, और वो एक्चुअली मिल रही है। अब देखिए ये जो पार्ट है ये सेल्फी कैमरे से पोर्ट्रेट वीडियो है 4K 30 FPS पे, और आई थिंक सेल्फी कैमरे का जो एज डिटेक्शन है वो बैक कैमरे से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि सब्जेक्ट कैमरा लेंस के काफ़ी क्लोज रहता है। एंड यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, लाइक डायनेमिक रेंज वगैरह, या फिर मुझे एक्सपोज करना हो या फिर बैकग्राउंड को एक्सपोज करना हो, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है। अभी जैसे मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट है, प्रॉपरली वेल एक्सपोज्ड है,
बैकग्राउंड नोटिस करोगे स्काई ट्रीज, वो भी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सपोज्ड है। और अगर मैं लाइट के अगेंस्ट भी आता हूँ तब भी एज डिटेक्शन काफ़ी ऑन पॉइंट है एंड मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है। एंड अच्छी बात मेरे को पता है सैमसंग में क्या लगती है कि पर्टिकुलरली मैं इस वाले स्मार्टफोन के लिए बोलूँगा कि 4K 30 FPS ऐसा रिजोल्यूशन है, आप उस रिजोल्यूशन में कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए, नॉर्मल वीडियो, पोर्ट्रेट वीडियो, स्लो मोशन, एनीथिंग, सभी में कलर साइंस कंसिस्टेंसी एकदम सेम रहेगी, कलर्स ऑन पॉइंट आएंगे, एक्सपोजर सेम मिलेगा और सभी में स्टेबलाइजेशन रहेगी। नहीं तो वो चीज़ काफ़ी चीप फील होती है कि जैसे ही हमने स्लो मोशन पे क्लिक किया स्टेबलाइजेशन बंद हो गई, या फिर स्लो मोशन पे क्वालिटी चेंज हो गई, या फिर कुछ और हो गया, या रिजोल्यूशन चेंज हो गया। वो चीज़ नहीं है। 4K 30 FPS ऐसी सेटिंग है, सारी चीज़ें आपको जितनी भी बेसिक्स होती हैं या फिर जितनी भी रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड वीडियो वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये 4K 120 FPS की स्लो मोशन वीडियोस है जो कि मैंने शाम के टाइम रिकॉर्ड की थी और आप नोटिस करोगे कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वन ऑफ द बेस्ट स्लो मोशन वीडियो है ये 30,000 प्राइस के हिसाब से, और कोई भी फ्रेम स्किप वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ये फुल HD 240 FPS की स्लो मोशन है, वही 7-8 बजे के अराउंड टाइम था। तो आप नोटिस करोगे कि कोई भाई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, कोई भी यहाँ पे फ्रेम स्किप नहीं हो रहा है, ना ही कोई लैग है, ना ही जिटर है, और पूरी वीडियो काफ़ी स्मूथ रिकॉर्ड की है। तो स्लो मोशन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एंड्रॉइड फोन्स में ये वन ऑफ द बेस्ट स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है 30 से 35 हज़ार की प्राइस के हिसाब से। इवन आप सेल्फी में भी स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो, हालांकि वहाँ पे रिजोल्यूशन फुल HD 120 FPS तक ही मैक्सिमम है और क्वालिटी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। पहले तो 30 से 35 हज़ार में कोई भी एंड्रॉइड आपको सेल्फी में स्लो मोशन नहीं देता, और यहाँ पे अगर मिल रही है तो क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी है। हल्के से मेरे को फील हुआ कि सेल्फी स्लो मोशन थोड़े से डल कलर्स है एज कम्पेयर टू मेन स्लो मोशन। ये इस फोन का सुपर स्टेडी मोड है, और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से रिकॉर्ड हो रही है 0.6x, और रिजोल्यूशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1440p शिफ्ट हो जाता है। 4K में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, 1440p में रिकॉर्ड हो सकती है। और अब मैं आपको भाग के दिखाता हूँ। ये अगेन सुपर स्टेडी मोड की वीडियो है और ये मेन लेंस से इस बार हम शूट कर रहे हैं। ऑल्दो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी स्विच हो सकता है, जैसे 0.6x और ये मेन लेंस। और यहाँ पे देखते हैं कि कितना स्टेबलाइज फुटेज रहती है। भाग। अब ये कोई ऐसे वीडियो का फीचर नहीं है जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये है सैमसंग के गैलेक्सी आई के अंदर ये फीचर आता है ऑडियो इरेजर के नाम से। अब ऑल दो आई थिंक ये जो फीचर है वो सैमसंग एस सीरीज में ही अभी तक लिमिटेड है, ए सीरीज, एफ सीरीज और एम सीरीज में अभी तक नहीं आया है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे मेरे करीब 20 मीटर पीछे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत शोर हो रहा है। वो पहले आप शोर सुनिए और फिर मैं उसका एक वीडियो आपको दूसरा प्ले करके दिखाऊंगा जहाँ पे गैलेक्सी एआई की हेल्प से हम उस साउंड को कंप्रेस करेंगे या फिर उस साउंड को इरेज करेंगे। तो अभी जूम करके आपको ये भीड़ दिखाएगा और भीड़ के साथ साथ कितना शोर हो रहा है वो भी आप नोटिस करिए। तो कुछ इतना शोर है मेरे बैकग्राउंड में। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो फोटोज के लिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 30 से 35 हज़ार में फोटोज इसके अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट फोटोज वो नहीं है या फिर एकदम आउटस्टैंडिंग फोटोज नहीं है। लाइक कंपटीशन के जो अदर फोन्स आ रहे हैं, मोटो A60 Pro, Vivo T4 Ultra, Realme GT70 वगैरह, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ फोटोज या फिर इससे थोड़े बेहतर फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक उसमें ज्यादा पावरफुल टेलीफोटो लेंस है। बट जब बात आती है वीडियोस की, और वीडियोस में केवल रेजोल्यूशन की बात नहीं करते, जब ओवरऑल क्वालिटी की बात आती है, लाइक वीडियोस में डिटेल्स कैसे आ रहा है, डायनेमिक रेंज कैसी हैंडल हो रही है, फोरग्राउंड कैसे एक्सपोज हो रहा है, बैकग्राउंड कैसे एक्सपोज हो रहा है, उन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन और अलग अलग टाइप की वीडियोस मैंने अभी आपको सैंपल्स में दिखाई। तो वीडियोस में डेफिनेटली ये सबसे ऊपर लीड करता है। इसके आसपास कोई भी एंड्रॉइड में 30-35 हज़ार में नहीं आ सकता। मतलब हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, लाइक जब मेल लेंस से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो 4K 30 या 4K 60 पे, तो हो सकता है कोई दूसरा फोन सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो रिकॉर्ड कर दे। लेकिन जब बात आती है अदर फीचर्स को एक्सप्लोर करने की, लाइक 4K में स्लो मोशन आपको चाहिए, हाइपर लैप्स चाहिए, टाइम लैप्स आपको चाहिए, या फिर अच्छी क्वालिटी में आपको पोर्ट्रेट वीडियो चाहिए, या सेल्फी में पोर्ट्रेट चाहिए, सेल्फी में 60 FPS चाहिए, वो सारे चीजों के जो वीडियोग्राफी के जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल, वो आपको केवल सैमसंग S24 FE में ही उस प्राइस में देखने के लिए लगेंगे। तो ओवरऑल वीडियोग्राफी में ये बाकियों से काफी ऊपर है, और फोटोज में आप मान सकते हो कि ये काइंड ऑफ सिमिलर है या फिर सिमिलर से थोड़ा नीचे है, क्योंकि इसका टेलीफोटो लेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स।
तो ये जितने भी मैंने अभी तक आपको सैंपल दिखाए ये सारे डे लाइट के हैं। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इन सभी का गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको चाहिए वीडियो जिसमें मैं नाइट के सैंपल्स या फिर नाइट के बारे में भी इस कैमरे को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, मैं एक नाइट का अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।